गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। हेलो एवरीवन, सभी को सादर प्रणाम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मैं लाइव हूँ? सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महफिल पढ़ने पढ़ाने की और बातों को हम आगे लेकर चलना शुरू करते हैं। और अब मैं आपके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक से अब आप लोगों को मैं मिलाना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये जो सिलसिला अब हम शुरू करने वाले हैं ये हल्के फुल्के मार्क्स के लिए नहीं है। इसका जो जिक्र है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अब तो ये सीजीएल प्रीलिम्स में लगातार देखा जाता है और इसके बेसिस पर हमारे क्वेश्चंस भी कई सारे देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ लिख लेता हूँ एंड आई फील कि थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। तो बात हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होनी है और आज की ये बात मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। आपके एग्जामिनेशन में वॉइसेस, अगर मैं सीजीएल की ही बात करता हूँ तो सीजीएल में प्रीलिम्स में 4 नंबर के लिए, मेंस में 22 नंबर के लिए। सीएचएसएल का भी बिल्कुल यही पैटर्न है, ठीक है जी। 22 नंबर के लिए आपका जो भी पेपर बनता है। सीपीओ की मैं बात करना चाहूँगा, सीपीओ में 4 नंबर प्रीलिम्स के लिए, 22 से 25 नंबर आपके मेंस के लिए देखने को मिल जाते हैं। और एमटीएस की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, इन सभी के सभी पेपर में और सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये किसी भी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में। तो वॉइसेस की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी सारे पेपर ये कवर करता है और इसे आप जितने ध्यान से सुने समझेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को स्कोर करने का मौका मिलेगा। चलिए तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं, समय बचाते हैं और पढ़ने पढ़ाने की इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप चीज़ों को बड़े ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे और आप जितना ध्यान से सुनेंगे उतना ही फायदा आप लोगों को मिलेगा। हम जब भी पेपर की तैयारी करते हैं तो पेपर की तैयारी करने के लिए हम हमेशा एक अप्रोच मेंटेन करके चलते हैं। मैं सीजीएल मेंस की अगर बात करना चाहूँगा तो 200 मार्क्स के लिए आपकी इंग्लिश पूछी जाती है और 200 मार्क्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 22 नंबर वॉइसेस के लिए हैं और 25 नंबर आपके नरेशन के लिए हैं। तो कुल मिलाकर अगर इन्हीं दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो अप्रोक्स 50 मार्क्स का दामन इनके झोली में है, या फिर अगर मैं कहूँ तो 50 मार्क्स की जो वेटेज है वो आपकी वॉइसेस और नरेशन की जिम्मेदारी है। और बच्चों, हमेशा एक बात याद रखना, जब सिलेक्शन निकालना होता है तो जिन क्वेश्चंस के मार्क्स हैवी होते हैं उन क्वेश्चंस पर हम सबसे पहले पकड़ बनाते हैं। अगर हम उनको थोड़ा ध्यान से समझ पाए तो खेल उतना ही बेहतर हो पाएगा, उतना ही अच्छे तरीके से हम अपना रिजल्ट निकाल पाएंगे। वॉइसेस की मैं बात करना शुरू करूंगा और वॉइसेस को इनफैक्ट हम 2 हिस्सों में बांटकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक हुआ एक्टिव वॉइस और एक हम लोगों ने कहा पैसिव वॉइस। एक हमने कहा एक्टिव वॉइस और एक हमने कहा पैसिव वॉइस। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को कायदे से हम समझेंगे और फिर इन चीजों को हम धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल पर लेकर जाना चाहेंगे। जब हम इस एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन बड़ी खूबसूरत है और एक्टिव की डेफिनेशन कहता है डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्क। ठीक है जी। एक बात आप सभी के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं बड़े ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से समझें।
क्योंकि होता कुछ ऐसा है, आपने ध्यान से सुना नहीं, आपने ध्यान से समझा नहीं, मेरी बात इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ जाती है और आप लोगों को फिर बाद में उन्हीं चीजों में डाउट होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर आप सोचते हो कि मैं आपकी वीडियो के इस कमेंट्स को देखकर उसी चीज को बार बार 10 बार 50 बार आपके सामने बोलता रहूंगा। माफ कीजिए, ऑफलाइन क्लासेस में बात अलग है। ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा आपको यही मिलता है कि टीचर का लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप उससे कितनी भी बार देखें। तो भाई जितना ध्यान से एक बार सुन लिया समझ लिया उतना बेहतर आपका परिणाम है। जितना ध्यान से नहीं सुनते हैं, आप सोचते हैं टीचर बार बार आपको बताए, तो भाई उसमें सिर्फ आप बेवकूफ बन रहे हैं, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। ये इंग्लिश की क्लास है और इसे सुनकर समझा जा सकता है, ठीक है जी। और अगर किसी और सब्जेक्ट की क्लास होती तो हो सकता है आपके कमेंट्स की कोई वर्थ है। इंग्लिश की क्लास में आपके कमेंट्स की कोई वर्थ नहीं है। इंग्लिश को तो सुनना समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं ये दोबारा नहीं बताऊंगा कि ये 22 नंबर का है और ये कितने नंबर का है, ठीक है ना। और धीरे धीरे मैं लेवल ऑफ कंसीडरेशन को ऊंची उठाता चला जाऊंगा। आप शुरुआत में ही लड़खड़ा गए तो आगे तो फिर आपका संभव नहीं है अच्छा रिजल्ट निकालना। एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी है और इसे हम कहते हैं डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्क, ठीक है। यानी कि काम करने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किए गए काम की बजाय। पैसिव की अगर हम बात करते हैं तो पैसिव की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं दोस्तों वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर। अगर हम इन लिखी हुई बात को ध्यान से समझें तो एक्टिव और पैसिव, अगर हम इन बात को ध्यान से समझें दोस्तों तो एक्टिव और पैसिव को हम ठीक ढंग से लिख सकते हैं, बता सकते हैं। मैंने आपके सामने एक्टिव की डेफिनेशन लिखी, डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्क, ठीक है। पैसिव की अगर हम बात करते हैं तो सर इसे हम कहते हैं वर्क डन, किया गया काम ज्यादा जरूरी होता है, काम करने वाले का इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं होता। चलो इस सवाल को मैं आपसे पूछता हूं। मैं अगर आपसे पूछूं, हाँ जी आप अपने दोस्तों के नाम बताओगे, तो आप अपने दोस्त के नाम बताने जब शुरू करोगे तो जिस दोस्त का जिक्र आपने सबसे पहले किया, जिस दोस्त का नाम आपने सबसे पहले लिया, वही दोस्त हमारी नजरों में आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे हाँ ना, वही दोस्त हमारी नजरों में आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस दोस्त का जिक्र आपने सबसे पहले किया वही आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन को अगर हम समझे, डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्क, इसी से हमें यह समझ आया कि काम करने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब हम डूअर का जिक्र सेंटेंस की शुरुआत में रखें, काम करने वाले का जिक्र हम सेंटेंस की शुरुआत में जिक्र करते हैं, ये आपका एक्टिव वॉइस हुआ। जब पैसिव की हम बात करते हैं तो सर काम करने वाले का जिक्र इंपॉर्टेंट नहीं है। जब काम करने वाले का जिक्र इंपॉर्टेंट नहीं है तो काम करने वाले का जिक्र अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो डूअर को हम सेंटेंस के आखिर में लिखें। अरे भाई अगर ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप चाहो तो इसे सेंटेंस से हटा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ एक सेंटेंसेस बोलूंगा, बड़े ध्यान से सुने। एक्टिव और पैसिव को कैटेगराइज करना शुरू करें। मैंने आपके सामने कहा लड़के ने अखबार बांटे, एक्टिव है पैसिव है? मैंने कहा लड़के ने अखबार बांटे, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? आप ध्यान से सोचने की कोशिश करो। काम किसने किया? लड़के ने। जिक्र कहां मिला? सेंटेंस की शुरुआत में। काम करने वाले का जिक्र अगर सेंटेंस की शुरुआत में है तो यकीनन ये एक्टिव वॉइस हुआ। अरे भाई हाँ है ना। अगर मैं कहता हूं अखबार बांटे गए तो मैंने आपके सामने जिक्र किया किए गए काम का। अब ये काम किसने किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इस डूअर को चाहे तो हटा भी सकते हैं, है ना। तो एक्टिव वॉइस की बात हुई जिसमें काम करने वाले का जिक्र सेंटेंस की शुरुआत में मिले, और पैसिव का मतलब समझ आया जिसमें काम करने वाले का जिक्र शुरुआत में नहीं सेंटेंस के आखिर में, या फिर ना भी अगर मिलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से इन्हें पढ़ने की कोशिश करें। एक्टिव और पैसिव आप ये सोचकर पढ़ें क्लास के अंदर कि आपके कमेंट्स को तो मैं सुन नहीं रहा हूं, लेकिन आप जो अपने घर पर आप अपने परिवार में बैठे हुए हर एक चीज को बोल रहे हैं, इतना ही काफी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं कुछ एक सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूं।
मैंने आपके सामने दोस्तों कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इन सेंटेंसेस को सिर्फ पढ़ें और एक्टिव के लिए एवी और पैसिव के लिए पीवी सोचने की कोशिश करें। लिखे हुए इन सभी के सभी सेंटेंसेस को मेरे तरीके से पढ़ना और चीजों को सीखने का प्रयास करें बच्चों। सबसे पहला सेंटेंस हमने पढ़ा, राम कॉल्ड रीना। भाई साहब, बुलाने का काम किसने किया? आप कहोगे राम ने। तो बुलाने का काम जिसने किया, अगर उसका जिक्र सेंटेंस की शुरुआत में मिला तो डेफिनेटली ये लिखा हुआ सेंटेंस अपने आप में एक्टिव वॉइस हुआ। मैं अगर कहने की कोशिश करता हूं इस लिखे सेंटेंस में रीना कॉल्ड राम, तो बेटा इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो और बताओ बुलाने का काम किसने किया। आप कहोगे सर इस सेंटेंस में बुलाने का काम किया रीना ने। तो भैया अगर ये डूअर का जिक्र सेंटेंस की शुरुआत में है तो यकीनन ये आपका हुआ एक्टिव वॉइस। आगे मैंने कहा राम वॉज कॉल्ड बाई रीना। सर राम को बुलाने का काम किसने किया? आप कहोगे सर रीना ने। तो डूअर का जिक्र अगर सेंटेंस के आखिर में लिखा हुआ मिला तो इसी को हम लोगों ने कहा पैसिव वॉइस। अगले सेंटेंस की मैं बात करता हूं, लिखा है ईशा सॉ राज। देखने का काम किसने किया? आपने कहा ईशा ने। देखने का काम करना इस इंसान ने किया, जिक्र इसका लिखा मिला मुझे सेंटेंस की शुरुआत में, इसीलिए इसको हम लोगों ने कहा एक्टिव वॉइस। ठीक है। फिर मैंने कहा आपसे राज वॉज सीन, तो राज को देखा गया। देखने का काम किसने किया? आप कहोगे सर देखने का काम किया जिसने, उसका तो जिक्र ही नहीं है। अरे भाई जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है हमने हटा दिया, इसीलिए लिखी हुई बातचीत में किए गए काम का जिक्र है। बेटा ध्यान से समझना इस बात को। जब आप किए गए काम का जिक्र करते हो, जब आप किए गए काम का जिक्र करते हो तो इस किए गए काम के अंदर एक तरफ ये रहा आपका ऑब्जेक्ट और एक तरफ लिखी मिली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एक तरफ लिखा मिला ऑब्जेक्ट और एक तरफ लिखी मिली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बच्चों इस वर्क डन को अगर ध्यान से हम समझें तो वर्क डन के अंदर दो चीजें हमें समझ आती हैं, ऑब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में और वर्क डन बताने के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का जिक्र हमेशा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, लिखा है मेरे सामने द थीफ वॉज कॉट। सर पकड़ने का काम किसने किया? अरे भाई साहब चोर को पकड़ने का काम किसने किया? आप कहोगे सर सेंटेंस में तो लिखा नहीं। सर किया गया काम बताया गया है, तो अगर किया गया काम बताया गया है तो इसीलिए हमने इसे कहा पैसिव वॉइस। अगला सेंटेंस, दे विल इन्फॉर्म यू। सूचना कौन देगा? आपने कहा दे। सूचना देने वाले का जिक्र अगर सेंटेंस की शुरुआत में है तो डेफिनेटली ये हुआ हमारे पास एक्टिव वॉइस। अगला सवाल, यू विल बी इन्फॉर्म्ड। आपको सूचित किया जाएगा, तो सूचना कौन देगा? सूचना देने वाले का जिक्र सेंटेंस में नहीं लिखा, यानी कि डूअर इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ किया गया काम बताया है, इसलिए ये हुआ हमारे पास पैसिव वॉइस। पूरी कहानी को फटाफट से नजरों से निकालो, फिर चलते हैं थोड़ा आगे। जरा फटाफट से देखें बच्चों। अब यहां तक की बात हमारी हुई क्लियर बच्चों। अब थोड़ा सा इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम, और ये एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। फिर से सुनिएगा मैंने क्या कहा, ये एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, ये जो चेंज हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो परिवर्तन हम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस परिवर्तन को ही हम लोग एक खास नाम से जानते हैं और इसे हम लोगों ने कहा ट्रांसफॉर्मेशन।
क्या लिखा बच्चों, ध्यान से पढ़कर देखो। ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है, ध्यान से इसे समझने की कोशिश करें। ट्रांसफॉर्मेशन कहती है चेंज इन द स्ट्रक्चर, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। एक बार बच्चों इस बात को ध्यान से पढ़कर देखें। ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव जब हम बनाने की कोशिश करते हैं तो एक्टिव से पैसिव या एक्टिव पैसिव, पैसिव एक्टिव, जो भी आप परिवर्तन कर रहे हैं, इस चीज को जब हम बदलने की कोशिश करते हैं प्यारे दोस्तों, तो इसी चीज को हम लोग कहने की कोशिश करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो ये प्यारा शब्द मुझे याद आता है। क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से देखो। स्ट्रक्चर। पहले दिन की क्लास में हम लोगों ने एक चीज को समझा था, फिर कह रहा हूं, पहले दिन की क्लास में हम लोगों ने एक प्यारी सी चीज को समझा था जिसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। और इस स्ट्रक्चर को अगर समझें तो स्ट्रक्चर को हमने 3 हिस्सों में बांटा था। एक कहा सब्जेक्ट, एक कहा वर्ब और एक कहा ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ। इसका मतलब क्या हुआ, आपके लिखे हुए किसी भी सेंटेंस को जब आप एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो ये स्ट्रक्चरल खेल है। स्ट्रक्चर कैसे बदलता है, आओ दोस्तों इसी को समझने की कोशिश करते हैं। पहले दिन की क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर के आधार पर पहले दिन की क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंसेस को अलग अलग हिस्सों में बांटने की कोशिश की थी, जिसमें सबसे पहली हमारी मुलाकात हुई एजर्टिव के नाम से। बोलो हाँ। जब एजर्टिव की हम बात करते हैं तो एजर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में हम लोगों ने लिखा सब्जेक्ट, के बाद लिखा हेल्पिंग वर्ब, आगे लिखा मेन वर्ब और उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। मैं ठीक कह रहा हूं बच्चों। देखो तो प्यारे दोस्तों, जब आप इसी लिखे हुए स्ट्रक्चर को पैसिव में लिखने की कोशिश करते हो, जब आप इसी लिखे हुए स्ट्रक्चर को पैसिव में लिखने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को उठाकर आप लोगों ने सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह रखा। इस ऑब्जेक्ट को उठाकर सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह रखा। आगे हम लोग लिखने की अगर कोशिश करते हैं, ये हमारे सामने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब। आप इसे थोड़ा सा बदलने की कोशिश करते हैं और इसे जब आप बदलकर लिखने की कोशिश करते हैं तो इसका नाम हमने कहा चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। क्या कहा बच्चों, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। आगे अगर हम देखें, अभी अभी हमने समझा पैसिव की मिनिमम कंडीशन कहती है कि हमें पैसिव के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। ये हो गई बात भाई। आगे अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं तो पैसिव बनाने के लिए हम लोगों को लिखनी होती है सुटेबल प्रेपोजिशन। मैंने कहा हम लोगों को यूज करने की जरूरत पड़ती है दोस्तों सुटेबल प्रेपोजिशन। तो इस सुटेबल प्रेपोजिशन के भी कुछ अपने छोटे छोटे टाइप सामने आ रहे हैं, कृपया ध्यान से समझें। सबसे पहली एक प्रेपोजिशन मैंने आपके सामने लिखी बाई। आप लोग बाई का यूज करते हैं जब आप मेंशन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों नेम ऑफ अ पर्सन, या फिर अगर मैं कहने की कोशिश करूं किसी भी तरीके का लिविंग नाउन। ठीक है जी, ये तो नाम सिर्फ इसलिए मैंने कहा कोई भी लिविंग बीइंग अगर हो तो आप उसका जिक्र करें। बाई का हम यूज करते हैं। खैर अब थोड़ी सी बात आगे हम लेके चलते हैं। प्यारी सी प्रेपोजिशन हमारे सामने आई, हमने इसे कहा विद। आप इस विद का यूज करते हैं जब आप बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों नेम ऑफ टूल, औजार कहते हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंट, कोई भी साधन। ठीक है जी, किसी भी टूल या इंस्ट्रूमेंट का अगर आप नाम लेते हैं तो इसके साथ आप प्रेपोजिशन सिर्फ विद का यूज करते हैं। अगली अगर हम बात करते हैं तो एक प्रेपोजिशन आती है जिसे मैंने कहा इन। आप इस इन का तब यूज करते हैं जब आप बताने की कोशिश करते हो नेम ऑफ मीडियम। आप उस चीज का नाम बताते हो जिसमें कोई दूसरी चीज रखी जाए या उसके अंदर कोई चीज समा जाए, इसे हम माध्यम कहते हैं हिंदी में। अगली बात अगर हम करना चाहें, पहले इसको देखो ध्यान से, बाई का कहां यूज किया, बोलो ना यार, शाबाश। विद का हमने यूज किया कहां पर, बोलो ना भाई, वेरी गुड। इनका हमने यूज किया कहां पर, बेहतरीन। जब इन तीनों में से कुछ भी नहीं मिले तो हम उठाकर चलते हैं प्रेपोजिशन एट, और एट का हम यूज करते हैं जब हम बताने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज का नाम, नेम ऑफ समथिंग। एक अगली प्रेपोजिशन हमारे सामने आती है जिसे हम लोगों ने कहा टू। क्या कहा बच्चों, टू। आप जब इस टू की बात करते हैं तो कुछ खास वर्ब के पैसिव में ही आप इसे यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने लिखी एक प्यारी सी वर्ब, शाबाश। और भी कई सारी वर्ब आप कह सकते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा रिस्ट्रिक्ट, मैंने आपके सामने लिखा कन्फाइन एटसेट्रा। ठीक है जी, तो 5 तरह की हमारे सामने प्रेपोजिशन है। कृपया इन्हें बड़े ध्यान से देखें, ये काफी बार परीक्षा में आपको उलझाती है। खैर, मैं स्ट्रक्चर चेंज जब कर रहा था तो एक शब्द हमारे सामने आया और इसे
हमने कहा सब्जेक्ट। तो बच्चों इस सब्जेक्ट को हम लोग अब लिखना भूल गए और हम इसे लिखने की कोशिश करेंगे पैसिव के आखिर में। तो बेटा याद रखना, जब आप सब्जेक्ट को पैसिव के आखिर में रखते हो तो ये सब्जेक्ट डूअर ना होकर बनता है एजेंट, और इस एजेंट के साथ कंपलसरी जुड़ा हुआ अर्थ निकलता है एक सुटेबल प्रेपोजिशन का। पहले यहां तक की बात को फटाफट से देखें, फिर चीजों को आगे लेकर चलते हैं। प्लीज टेक योर टाइम। तो यहां तक की बात हम लोगों ने समझने की कोशिश की। हम लोग चेंज इन द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चरल चेंज है, हम लोगों ने इसको समझा। अब हमारे सामने एक सवाल उठता है और वो ये उठता है कि ये हेल्पिंग वर्ब कैसे बदलती है। इसे मैं समझाने का प्रयास करूंगा और उसके बाद चीजें हम लोगों की आगे चलती चली जाएंगी। आइए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब बदलने के प्रोसेस पर काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब कैसे बदलती है इसे समझने का काम करते हैं। देखो दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले अपने टॉपिक के दौरान पढ़ी थी एक बहुत प्यारी चीज, उसे हम कहते हैं, उससे पहले हम लोगों ने जो चीज पढ़ी थी उसे हम कहते हैं टेंसेस। ठीक है, टेंसेस के आधार पर चीजों को हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों हमारे सामने अलग अलग टेंस हैं, उनकी हम पैसे बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब कैसे बदलना चाहेंगे। आओ भैया इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने टेंस का नाम आया प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो भी बात कर रहे हैं, एक्टिव इधर हुआ और आप इसके पैसिव को लिखने की कोशिश करेंगे इसके आगे। कैसे बनती है ये बात, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर हम एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को लेकर चलते हैं। तो हमें ये सिखाया गया टेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ SAIS हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है सर, ये शांतनु नाम का एक लड़का है, जरा इसके कोर्स को डीएक्टिवेट और ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था, इसकी समझ नहीं आएगी, आप इसे कोर्स को डीएक्टिवेट और ब्लॉक कर दीजिए। फाइन, आप बच्चे बड़े ध्यान से समझें। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ SAIS हम जोड़ते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, या फिर हम लोगों के पास इस तरीके की बातचीत बताई गई थी। ठीक है बच्चों, आप अगर इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इस लिखे हुए टेंस के पास अपनी कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं थी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जब इसके पास अपनी कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं है तो आप जब इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाने के लिए हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के नाम पर यूज किया इज एम आर, और सर हमने इसके बाद आगे जोड़ने की कोशिश की पैसिव की मिनिमम कंडीशन, जिसे हम कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है बच्चों, अगर हम इस चीज को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, मैं एक दो सवाल से समझाना चाहूंगा इस बात को। मैंने कहा ही सिंग्स अ सॉन्ग। आप अगर इस लिखे सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखा अ सॉन्ग इज संग। जो भी हमारे पास डूअर है, नेम ऑफ अ पर्सन होने के नाते हम लोगों ने इसे लिखा बाय हिम, कोई दिक्कत नहीं। अगले सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस और लिखा, मैंने कहा राम किल्स अ स्नेक। अगर हम इसका पैसे बनाने की कोशिश करें तो पहले जिक्र आना चाहिए हमारे सामने अ स्नेक इज किल्ड बाय राम।
कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर हम समझने की कोशिश करें, मान लो इस लिखे हुए सेंटेंस में मैं यहां से इस राम को हटाकर, मान लो यहां से इस राम को हटाकर और मैं लिखने की कोशिश करूं एन एरो, तो इसका पैसिव में क्या बदलाव होगा? अगर ध्यान से हम समझें दोस्तों, तो इस लिखी हुई बातचीत का तो यही पैसिव रहेगा। इस आसने का जिक्र पहले, किल्स की जगह इज किल्ड, और ये जो लिखा है एन एरो, राम की जगह पर आप इस एन एरो का जिक्र करोगे। अब सवाल ये उठता है, कि क्या एन एरो नेम ऑफ अ पर्सन है? आप कहोगे नहीं। तो क्या ये टूल इंस्ट्रूमेंट है? इनफैक्ट ये टूल इंस्ट्रूमेंट है, ये एक साधन है जिससे किसी को मारा जा रहा है। इसीलिए हम यहां पर इस बाई को छोड़कर हम लोग यूज करने की कोशिश करेंगे प्रेपोजिशन विद का। ठीक है बच्चों, आपके कॉमन एरर में भी ये क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, बैंकिंग वगैरह में आप जाते हो तो कॉमन एरर में ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाता है। आप अगर अपने CGL, CPO, CHSL, MTS स्टेट लेवल के एग्जाम्स में जाते हो तो उनके अंदर भी ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखने को मिल जाता है। चलो मेरे भाई, थोड़ी बात आगे लेकर चलने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा दिस बॉक्स कंटेन्स माई शर्ट, तो जब आप इस लिखी हुई बातचीत के पैसिव को बनाने की कोशिश करते हैं तो इस लिखी हुई बातचीत का पैसिव कैसे होना चाहिए? ठीक है, तो इस लिखी हुई बातचीत का जब आप पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं तो लिखी हुई बातचीत के अंदर अगर थोड़ा ध्यान से हम देखें तो सबसे पहले आप इस लिखी हुई माई शर्ट का जिक्र सेंटेंस की शुरुआत में लाएंगे, और ये हुआ आपकी सेंटेंस की शुरुआत में माई शर्ट। आगे हम लोगों ने लिखा इज, आगे हम लोगों ने कहा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कंटेन्ड। तो बेटा अब इस लिखे हुए दिस बॉक्स का हम लोगों को जिक्र यहां लिखना पड़ा। ठीक है जी, अब सोचने की बात है कि ये जो दिस बॉक्स लिखा हुआ है, क्या ये दिस बॉक्स लिखा हुआ नेम ऑफ अ पर्सन है? नहीं। नेम ऑफ टूल इंस्ट्रूमेंट है? नहीं। ये तो एक मीडियम है जिसके अंदर कोई चीज रखी जा रही है, इसलिए यहां पर हम लोगों को प्रेपोजिशन को यूज करना पड़ा इन के साथ। लॉजिकल चीजों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, अगली बात अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, राखी मैरीज सूरज। अब इस लिखे हुए सेंटेंस में एक बहुत प्यारी कंफ्यूजन दी जाती है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एक वर्ब का यूज हुआ जिसे हम कहते हैं मैरी। देखो भाई, इस मैरी को लेकर दो सवाल देखने को मिलते हैं आपकी परीक्षा में। इस मैरी को लेकर दो सवाल देखने को मिलते हैं। पहला सवाल अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसी लिखी हुई मैरी के साथ आप लोगों को एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन बनाकर दिया जाता है। जब हम इस मैरी को एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं तो एक्टिव वॉइस में इस मैरी के बाद हम किसी भी तरह की प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसका पैसिव बनाते हैं, हमेशा याद रखना पैसिव बनाते वक्त आप इस मैरी के साथ कोई और प्रेपोजिशन यूज नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं क्या चीज? टू। तो इस लिखे हुए सेंटेंस का अगर हम पैसिव बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जिक्र लेकर आए हम लोग सूरज। ठीक है बच्चों, इस इज मैरिड, इस मैरिड को अगर हम चेंज करते हैं तो हमने लिखा इज मैरिड। ठीक है बच्चों, तो पैसिव के लिए एक प्रेपोजिशन कंपलसरी टू को हमने एजेंट बनाया और ये हुआ राखी। क्लियर होगी बात? मैं यहाँ के सभी एग्जाम्पल्स में आपको दो चीजें समझा रहा हूँ, स्ट्रक्चर कैसे बदलता है और प्रेपोजिशन किस तरीके से काम करती है, और स्ट्रक्चर बदलते वक्त आपकी हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करती है। एक और सेंटेंस लिखता हूं दोस्तों के लिए। मैंने कहा फायर एनकल्व्स दिस हाउस। तो पैसे बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले हम लोगों ने जिक्र किया दिस हाउस का। इस एनगल्व्स की अगर हम बात करें तो हमारे सामने आती है इसी लिखी हुई वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है बेटा, आगे हम लोगों ने लिखने की कोशिश की फायर। अब सोचने की कोशिश करें ध्यान से, अगर आग लगती है तो उस आग के अंदर चीजें समा जाती हैं, और जिसके अंदर कोई चीज समा जाती है उसी चीज को हम बताने के लिए यूज करते हैं क्या चीज? शाबाश, इन। इसीलिए प्रेपोजिशन के नाम पर हमने यूज करने की कोशिश की इन। क्लियर होगी बातचीत? ठीक है। अच्छा, एक बहुत पुराना सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक सवाल लिख रहा हूं, ध्यान से देखें।
दिस लेटर इज रिटन ब्लैंक पार्कर पेन, ब्लैंक रेड इंक, ब्लैंक काजल। तो इस लिखे सेंटेंस में बेसिकली लिखा हुआ है हमारे सामने पैसिव है, ठीक है। बेसिकली ये लिखा हुआ हमारे सामने पैसिव है। तो प्रेपोजिशन कैसे हम लोगों को यूज करनी है, कृपया ध्यान से देख लीजिएगा। दिस लेटर इज रिटन पार्कर पेन, ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम हुआ, इसीलिए हम इसके साथ यूज करते हैं विद, ठीक है भाई। रेड इंक, जिसमें आपके जज्बात समा गए, इसलिए आपने यूज किया इन। आगे लिखा काजल, नेम ऑफ अ पर्सन, इसीलिए आपने क्या यूज किया, बाय। क्लियर है? आगे चलें बच्चों। तो पहले यहां तक की बात को ध्यान से देख लें, उसके बाद हम चीजों को आगे लेकर चलते हैं, ठीक है बेटा। बड़े ध्यान से एक बार देख लीजिए। चलिए, मुझे लगता है यहां तक की बात आप लोगों ने देख लिया होगा। आइए सर आगे चल लेते हैं। तो इन सभी के सभी एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने एक चीज समझी कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बदलता है। दूसरी बात, प्रेपोजिशन का यूज हम कैसे करते हैं, इन्हें बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये याद रखना बच्चों, मैरी के पैसे में आप सिर्फ टू का यूज करते हैं। कुछ मूर्ख लोग हैं, कुछ बेवकूफ लोग हैं जो इसमें विद का जिक्र बताते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई यूज नहीं होता, ठीक है जी। खैर, अगली बात से मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा, कृपया ध्यान से देखें दोस्तों। एक अगले टेंस का नाम आता है जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पास अपनी हेल्पिंग वर्ब के नाम पर आया इज, एम, आर, और हम वर्ब के साथ यूज करते हैं हमेशा आईएनजी, ठीक है बेटा। तो अब अगर हम आगे चलने की कोशिश करें तो एक बात याद रखना, जिन टेंसेस के पास अपनी हेल्पिंग वर्ब है, आप उन हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज पैसिव बनाने के लिए यूज करें। आप अपनी तरफ से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलते। जब एक्टिव में आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो दोबारा से पैसिव के लिए आपको कोई नई हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो यहां V1 के साथ जुड़ा हुआ है आईएनजी। क्या जुड़ा हुआ है बेटा? आईएनजी। हमें तो इसे थर्ड फॉर्म में लेकर जाना है क्योंकि पैसिव की मिनिमम कंडीशन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग चलने की कोशिश करते हैं तो भैया इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर सबसे पहले तो इस आईएनजी को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने लिखा बी, और इस बी के साथ हमने जोड़ दिया आईएनजी, ठीक है भाई। और पैसिव की हमारी कंडीशन पूरी हो ही गई है, जिससे हमने कहा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है बेटा। अब चलते हैं एक अगले टेंस की तरफ जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने आई और इसे हमने कहा हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव बनाने के लिए अभी मैंने कहा जिन टेंसेस के पास अपनी हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव के लिए आप उन हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज यूज करते हैं। तो हैज और हैव का जिक्र आपके लिखे हुए इस पैसिव में एज इट इज आया भाई। अब अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं तो पैसिव की कंडीशन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो उठाकर एज इट इज लिख देंगे, तो पैसिव और एक्टिव में कोई फर्क नहीं। अब इस सिलसिले की मदद करने आ रहा था थोड़ी देर पहले बी, हमने इसी बी को उठाया और यहां पर परफेक्ट के नाते इसकी थर्ड फॉर्म को बना दिया, और आगे पैसिव के लिए हम लोगों के पास तैयार है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है बच्चों? अगले टेंस से हम लोग मिलने का काम करते हैं और इसका नाम है भैया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब को ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने लिखी थी हैज, हैव के साथ हमने कहा बीन,
V1 के साथ हम लोगों ने जोड़ा ing, आगे हम कहते हैं इसके साथ since या फिर for। कुछ याद आया भाई? अब इस लिखे हुए सेंटेंस का अगर हम पैसिव बनाते हैं, इस लिखे हुए सेंटेंस का अगर हम पैसिव बनाते हैं तो हैज हैव बीन का उठाकर हम लोगों ने पैसिव बनाने की शुरुआत की और ये लिखा हैज हैव के साथ बीन। कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि V1 के साथ जुड़ा ing, हम इसके पैसिव में क्या जोड़ते हैं? बीइंग। तो भैया ये लिख दिया मैंने उसी बातचीत के लिए बीइंग। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एक गड़बड़ सामने आई, और गड़बड़ क्या है? यहां पर बी की थर्ड फॉर्म सामने आ रही है और यहां पर बी के साथ आईएनजी जुड़ रहा है। तो क्या आप एक ही सेंटेंस में बी को 2 बार यूज कर सकते हैं? कायदे से तो नहीं। यही वो वजह है जिसकी वजह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम पैसिव नहीं बना पाते। क्लियर है? यही वो वजह है जिसकी वजह से हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बना पाते। एक अगले टेंस पर काम करते हैं दोस्तों, जिसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। याद करें बड़े ध्यान से, तो याद आती है कि पास्ट इंडेफिनिट के पास अपनी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। अगर हम कहने की कोशिश करें तो पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से काम कराती है, और अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हमने मदद ली थी डिड के साथ। बोलो हाँ। अब अगर हम थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो हमारे पास इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं, पैसिव बनाने के लिए हम लोगों ने यूज किया वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एक अगले टेंस से मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब नाम की चीज है वो हुई वॉज वर। आगे अगर हम कहने की कोशिश करें तो V1 के साथ जुड़ा ing। अगर मैं ध्यान से देखता हूं दोस्तों तो इसके पास अपनी हेल्पिंग वर्ब है ही, और हेल्पिंग वर्ब अगर आ ही गई है तो भैया वॉज वर आपके पास एज इट इज रहा। कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर पहले हमने समझा था V1 के साथ जुड़ा ये ing पैसिव बनाने के लिए क्या यूज करवाता है? वेरी गुड। इसीलिए हम लोगों ने इसके साथ जोड़ने का काम किया बीइंग, क्योंकि पैसिव की मिनिमम कंडीशन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। आगे अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद एक अगला टेंस आता है दोस्तों जिसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हम लोगों के पास टेंस में हेड के साथ हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पैसिव बनाने के लिए इसी हेड का हम लोगों ने जिक्र लिया, हेड। परफेक्ट का पैसिव बनाने के लिए हम लोगों ने यूज किया था बीन का। तो बेटा इसके भी पैसिव के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ी बीन की, और आगे पैसिव की तो कंडीशन पूरी हो ही रही है। एक अगला टाइप भी समझते हैं। अच्छा, सोचें ध्यान से और समझें, क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बन सकता है? बिल्कुल नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के मामले में लफड़ा क्या बना था? एक साथ बी की 2 फॉर्म नजर आ रही थी। तो भैया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी तो यही लफड़ा होगा, इसीलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बन पाया। एक अगले टेंस से हम लोग मिलते हैं प्यारे साथियों, जिसे हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट को थोड़ा ध्यान से हम समझने का काम करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हमने यूज किया हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हम इसके पैसिव को बनाने की कोशिश करते हैं तो विल और शैल यूं के यूं उठाकर हम लोगों ने लिखने का काम किया विल और शैल। क्योंकि पैसिव बनाने के लिए अभी तक हमने मदद ली थी इस शब्द की, इसीलिए आगे अगर हम कहें तो बी लगाकर हम लोगों ने जोड़ दी इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है बच्चों, अगले टेंस पर काम करते हैं और इसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हम बात करते हैं दोस्तों तो विल और शैल के साथ हमें लिखा मिलता है V1 के बाद ing फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देखो बच्चों ध्यान से, इसके पास तो अपनी हेल्पिंग वर्ब है, इसी हेल्पिंग वर्ब को हम इसके पैसिव के लिए यूज करें तो ये लिखा मैंने विल शैल और उसके बाद लिखा बी। आप अगर इसे थोड़ा ध्यान से याद करें तो भाईजान V1 के साथ जुड़ा ing क्या जुड़वाता है? बीइंग। लो जी मेरे भाई, मैंने इसी के साथ लिखा बीइंग। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो फिर वही बात आ गई हमारे सामने, कुछ तो हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही सेंटेंस के अंदर क्या बी की 2 फॉर्म्स आप यूज कर सकते हैं? चाहकर भी नहीं। अगर नहीं यूज कर सकते तो यही वो वजह है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हम पैसिव नहीं बनाते। ठीक है बच्चों, अब लेके चलता हूं गाड़ी को थोड़ा आगे, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की वजह से ही आगे एक टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट। तो बेटा फ्यूचर परफेक्ट के लिए हम यूज करते हैं विल शैल के साथ हैव
और आगे हम लोगों ने लिखा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विल, शैल, हैव हेल्पिंग वर्ब इसके पास है। पैसिव बनाने के लिए आप इसको एज इट इज यूज करेंगे। विल शैल के साथ हमने लिखा हैव। और बेटा परफेक्ट के नाम पर हम लोग यूज करते आ रहे थे अभी तक बीन, तो हम लोगों ने इसी के साथ आगे जोड़ने की कोशिश की बीन। और बेटा पैसिव की मिनिमम कंडीशन मुझे याद आ रही है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसका भी पैसिव बन रहा है। सोचें समझें, क्या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वजह वही आ रही है, एक ही साथ दो बी की फॉर्म हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, अगर हम इन सारी की सारी बातचीत को ध्यान से देखने की कोशिश करें तो एक कंक्लूजन हमारे सामने आया। और कंक्लूजन क्या हुआ, हमारे पास कुल मिलाकर 12 टेंस हुए भाई। और 12 टेंसेस में अगर मैं देखूं तो 3 हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस माइनस हुए और एक हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी गया। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसकी कैलकुलेशन को हटाना चाहूं तो कुल मिलाकर 8 टेंस का ही पैसिव हम बना पा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम ध्यान से समझें तो भैया विल और शेल को हम आगे जाकर देखें तो विल और शेल में हम कहें तो ये मॉडल एक्सिलरी होती हैं। तो बेटा मॉडल एक्सिलरी का पैसिव भी तो बनाना सीख रहे हैं। मॉडल एक्सिलरी के साथ आप जोड़कर बी और थर्ड फॉर्म लिखें तो इसका मतलब इसी के साथ मॉडल एक्सिलरी का भी हम पैसिव बना सकते हैं। आपके सामने लिखी है मैंने ये बातचीत, बड़े ध्यान से एक बार देखें। रुक रहा हूं मैं कुछ समय के लिए, फिर आगे चलेंगे। देवियों देवताओं कृपया ध्यान से देखें। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने चीजों को थोड़ा ध्यान से देख लिया होगा। तो भैया यहां से अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं सारे के सारे लॉजिकल तरीके से कि अब हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज करने का प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है बेटा, अच्छा यहां से कंक्लूजन भी हमारे सामने आता है। आप अगर ध्यान से इस चीज को समझेंगे तो हमारे पास यहां पर एक कंक्लूजन सामने आता है, निष्कर्ष सामने आता है। और वो निष्कर्ष क्या है थोड़ा ध्यान से देखें बच्चों। अगर आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव के लिए हमने यूज किया इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो पैसिव बनाने के लिए यूज किया बी, फिर से हमने यूज किया बी, ये भी हमारी बी की ही सेकंड फॉर्म है। फिर पैसिव बनाया बी के साथ, फिर पैसिव बनाया बीन के साथ, फिर पैसिव बनाया, अरे भाई हाँ ना, फिर पैसिव बनाया बीन के साथ। आप जितने भी पैसिव बनाते जा रहे हो, आप जितने भी पैसिव बनाते जा रहे हो, हर किसी टेंस के साथ डायरेक्टली या इनवर्सली आप बी का यूज कर रहे हैं और इसी बी के साथ आप कंपलसरी यूज कर रहे हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब अगर मैं इससे थोड़ा रिवर्स में चलने की कोशिश करूं तो दोस्तों एक्टिव वॉइस में जितने भी टेंस आप लोगों ने बनाए थे उन सभी के सभी टेंसेस के अंदर आप लोगों ने यूज करना सीखा मेरे साथ डू, बी और हैव को। अरे हाँ ना, और इन्हीं चीजों को हमने कहा था प्राइमरी वर्ब। कुछ याद आया बच्चों? तो आपके टेंस बने इन 3 वर्ब्स के आधार पर और आपके पैसिव बने हैं इस एक अकेले बी के आधार पर। ठीक है, ये है आपका कंक्लूजन। तो पैसिव बनाने के लिए हम अगर बिल्कुल सीधी सटीक बात करें तो पैसिव बनाने के लिए
हम लोगों को बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को ही यूज करना इजाजत देता है। खैर, मैं अब आपके सामने धीरे धीरे सेंटेंसेस लिखना शुरू करूंगा और हर एक सेंटेंस को आप लिखेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। आप लोग हर एक सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। मैं आपके सामने जो लिख रहा हूं उनके पैसिव कमेंट बॉक्स पर बिल्कुल ना प्रयास करें, सिर्फ उनके पैसिव्स को ध्यान से सुने, समझें, बनाने की कोशिश करें। फिर मैं आपके सामने जब पैसिव बनाऊंगा तो अपने आंसर्स को मैच करें और अपनी खुशी पाएं। कमेंट से बचें, वरना आप लोग जानते ही हैं। मैंने आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, इनके पैसिव पर थोड़ा सा ध्यान दें और अपने आंसर्स कमेंट पर लिखने की जरूरत ना माने, सिर्फ कोशिश करना। चलिए, मैं आपके साथ मिलकर समझना चाहूंगा पैसिव कैसे बनते हैं। मेरे सामने सबसे पहला सेंटेंस लिखा है, रेखा हैज सर्व्ड द गेस्ट। पैसिव बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को सेंटेंस की शुरुआत में रखेंगे, तो आप लोगों का पैसिव जो भी बनता वो यहीं से शुरू हुआ। अब इसका पैसिव आगे हम लिखने का काम करते हैं, तो गेस्ट्स। तो बेटा इस हैज हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज प्लूरल हम लोगों ने यूज किया, परफेक्ट होने के नाते हम लोगों ने इसके साथ यूज किया बीन, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे सामने आई सर्व्ड बाय रेखा। क्लियर हो गई बात भाई। सेंटेंस नंबर 2 पर हम काम करना शुरू करते हैं और सेंटेंस हमारा पैसिव बनाना शुरू करता है द टीम से। द टीम, यहीं से जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हमने यूज की विल, आगे हमने कहा बी, और लीड की थर्ड फॉर्म हुई लेड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस का हम पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं, लिखा है हरी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। आप लोगों ने पैसिव यहीं से बनाना शुरू किया। दिस प्रॉब्लम आपने कहा कैन बी सोल्व्ड बाय, आगे अगर हम कहने की कोशिश करते हैं हरी। ठीक है बच्चों, एक अगला सेंटेंस हमारे सामने आता है, आई नो दिस एड्रेस। पैसिव बनाने की अगर हम कोशिश करें तो दिस एड्रेस, यहां पर लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमने लिखा इज। नो की थर्ड फॉर्म हम लोगों ने लिखी नोन। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि नो के पैसिव में आप हमेशा एक ही प्रेपोजिशन यूज करते हैं और वो हुई आपकी टू। फिर हमने इसके बाद लिखने की कोशिश की इसके एजेंट को, और वो हुआ बच्चों मी। एक अगला सवाल, शी विल हेल्प मी। आप जब इस लिखे सेंटेंस का पैसिव बनाओगे दोस्तों, तो सबसे पहले इस मी का जिक्र आगे लिखोगे भाई, हाँ या ना। अब आपके सामने परीक्षा चॉइस रखती है, एक तरफ विल एक तरफ शेल। आगे मैंने लिखा बी हेल्प्ड बाय हर। इस बात को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। शी के साथ लिखा हुआ विल, हम लोगों को टेंस की वो बात याद आती है, सुन रहा है ना तू। हम लोगों को टेंस की वो बात याद आती है, टेंस में हम लोगों ने समझा था कि अदर सब्जेक्ट के साथ जब हम विल का यूज करते हैं तो ये बिहेवियर नॉट फिक्स्ड रहता है। तो भैया जब अदर सब्जेक्ट के साथ विल यूज हुआ नॉट फिक्स्ड के लिए, तो आई और वी के साथ नॉट फिक्स्ड बिहेवियर को बताने के लिए हम शेल का यूज करते हैं। फटाफट से इसे एक बार देख लीजिए, फिर 5 सवाल तेरे लिए।
तो हमारे सामने लिखे हुए इन क्वेश्चंस को हम लोग समझ चुके हैं, चलते हैं थोड़ा सा आगे। मैं फिर से आप लोगों के पास 5 सवाल लिखने की कोशिश करते हैं और बच्चों एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चंस पर काम करना शुरू करते हैं। मेरे सामने लिखे 5 सेंटेंसेस, इनके पैसे बनाने के पर काम करना शुरू करेंगे। प्लीज पहले आप देखिएगा, सोचें अपने आंसर्स को। चलिए मेरे दोस्तों, पैसे बनाना शुरू करते हैं। अगर हम सारी की सारी बातचीतों को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमारे सामने लिखा ये सेंटेंस, सबसे पहले हम इस पैसिव की शुरुआत में ही लिखने की कोशिश करेंगे द शो। आप जब इसका पैसिव बनाने की शुरुआत करेंगे तो आपके सामने चॉइस होगी विल या फिर शैल। तो अब आप लोग मुझे थोड़ा ध्यान से सोचकर, सिर्फ सोचकर, बताएं नहीं, सिर्फ सोचकर अपने दिमाग में रखें। आगे हम लोगों ने लिखा भैया ये जो भी कुछ है इसकी जानकारी हमें है। तो मेरे भाई इस लिखे हुए सेंटेंस में जब हम पैसिव बनाते हैं तो उससे पहले एक बार ध्यान से देखें, इस विल के साथ, इस वी के साथ हम लोगों ने विल यूज किया। जब हम लोगों ने इस वी के साथ विल का यूज किया तो ये बिहेवियर अपने आप में फिक्स्ड है, ठीक है बेटा। आगे अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, ये लिखा है द शो। अगर शो की बात हम लोग कहें तो ये अदर सब्जेक्ट हुआ। तो बेटा अदर सब्जेक्ट के साथ आप लोगों को फिक्स्ड बिहेवियर अगर बनाना है तो आप शैल का यूज करेंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है। अगले सेंटेंस की हम बात करते हैं, लिखा है शिखा इज रीडिंग गुलिवर्स ट्रेवल्स। अब यहीं से आप लोगों ने पैसिव बनाना शुरू किया, गुलिवर्स ट्रेवल्स। चॉइस मिलती है आपकी परीक्षा में, इज आर बीइंग रेड बाय शिखा। तो भैया यहां पर 2 चॉइसेस आपको मिल जाती हैं, एक मैंने कहा इज और एक मैंने कहा आर। अब इस चॉइस के मार्क को डिसाइड करने से पहले थोड़ा ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करना। हमारे पास कई सारे ऐसे शब्द हुए, जिनके साथ हम लोगों को एस या ईएस जुड़ा हुआ मिलता है, लेकिन फिर भी ये सभी के सभी शब्द हम लोग सिंगुलर की तरह ही यूज करते हैं और इसीलिए इनके साथ हम हमेशा यूज करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। हम इनके साथ हमेशा यूज करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो कौन सी है वो कैटेगरीज, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें। सबसे पहली बात आती है इसमें नेम ऑफ बुक्स। किसी भी किताब के नाम का आप जिक्र कर ले। मैंने कहा किसी भी किताब के नाम का आप जिक्र कर ले। आपने कहा 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट समवन, हार्ड टाइम्स, ठीक है। किसी भी बुक का आप नाम लिखें, हमेशा भले इसके आखिर में ऐसे ये जुड़ा मिले, फर्क नहीं पड़ता, ये रहता हमेशा सिंगुलर ही है। दूसरी बात, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। किसी भी सब्जेक्ट का आप नाम लिख लें। आप लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स,
किसी भी सब्जेक्ट का नाम लिख लें, इसके आखिर में एस भले ही जुड़ा मिलता है, लेकिन ये रहता हमेशा सिंगुलर ही है। अगली बात अगर हम करते हैं तो अगली बात आती है नेम ऑफ डिजीज, बीमारियों के नाम। कई सारी बीमारियां हैं जिनके अंत में एस हम लोगों को जुड़ा हुआ मिलता है। जैसे अगर हम कहने की कोशिश करें, एक शब्द मैंने लिखा मीजल्स, मम्प्स। कई बार परीक्षा ने यह सवाल पूछा है, देखने में बीमारी का कोई भी नाम प्लूरल लगता है, लेकिन होता हमेशा सिंगुलर ही है, होता हमेशा सिंगुलर ही है। एक अगली कैटेगरी से हम मिलते हैं, नेम ऑफ स्पोर्ट्स, खेल के नाम। आप कोई भी खेल का नाम लिख लीजिए, जैसे आप खेलते हैं कार्ड्स, आप बचपन में खेलते थे कंचे, जिसे आप कहते हैं मार्बल्स, टेनिस, चेकर्स, बिलियर्ड्स। किसी भी खेल का आप नाम लिखें, ये सभी के सभी रहते हमेशा सिंगुलर ही हैं। एक अगली कैटेगरी और, जिसे हम कहते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के नाम आप लिख लीजिएगा, जैसे अगर मैं कहूं द यूनाइटेड स्टेट्स, देखने में तो प्लूरल लगता है, लेकिन है ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम, देश भी कह सकते हैं आप इसे। ये रहता बेचारा चुपचाप रहता है और सिंगुलर ही रहता है। तो इन सभी की सभी, एक बार पांचों के नाम मेरे साथ मिलकर बोलकर दिखा दीजिएगा। नेम ऑफ, शाबाश, नेम ऑफ, शाबाश, नेम ऑफ, वेरी गुड, नेम ऑफ, नेम ऑफ। तो ये पांचों की पांचों जो बातें हैं, बेसिकली ये देखने में प्लूरल लगते हैं पर यूज होते हैं हमेशा सिंगुलर। इसीलिए किताब का नाम है बच्चों, ये रहा आपकी तरफ से सिंगुलर। अगले क्वेश्चन का अगर हम पैसे बनाते हैं तो यहीं से कहानी आप लोगों ने शुरू की, टेनिस। बच्चों नेम ऑफ स्पोर्ट्स अभी अभी हमने समझा, हम सिंगुलर ही लेकर चलते हैं, इसलिए टेनिस इज बीइंग वॉच्ड बाई मी। खत्म हुई बात। एक अगली बात से मिलते हैं, लिखा है राजेश मेड अ प्लान। पैसिव अगर बनाने की हम कोशिश करते हैं तो पैसिव तैयार हुआ, अ प्लान वाज मेड बाय राजेश। ठीक है बच्चों। एक आखिरी सवाल हमारे सामने आता है, शी मस्ट सेल हर हाउस। पैसिव बनाने की शुरुआत हुई, हर हाउस मस्ट बी सोल्ड बाय हर। ठीक है बच्चों, फटाफट से एक बार नजरें निकालें, फिर आगे चलते हैं। प्लीज टेक योर टाइम। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस बात को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश की होगी और समझ भी गए होंगे आप लोग। चलिए थोड़ा सा आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं।
चलिए मैं फिर से 5 सवाल आपके सामने रख रहा हूं, कृपया ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पांच सवाल आपके सामने लिखे हैं, कृपया ध्यान से इन्हें समझने की कोशिश करें प्लीज। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इन सभी को देख लिया होगा। चलिए अब इनके पैसे बनाने पर फोकस करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन नंबर 1 पर काम करते हैं। केशव सॉ द पुलिस, यहीं से आप इसका पैसे बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। 3 P है, फिर कह रहा हूं 3 P है जो एग्जामिनेशन के फेवरेट हैं। इन तीनों P को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। एक मैंने कहा पुलिस, एक मैंने कहा पब्लिक, एक मैंने कहा पीपल। इन तीनों की अगर हम बात करते हैं तो ये हमेशा प्लूरल की तरह ही यूज होते हैं। इनके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल ही यूज होती है। पुलिस, एक मैंने कहा पब्लिक और एक मैंने कहा पीपल। तो इस लिखे सेंटेंस का अगर हम पैसे बनाने का काम करते हैं तो द पुलिस, आगे लिखा वर सीन बाय केशव। नेक्स्ट सेंटेंस पर हम काम करते हैं। लिखा है हमारे सामने आरिफ कैन ट्रस्ट द स्ट्रेंजर्स। पैसे बनाने के लिए यहीं से आपका सब्जेक्ट हुआ द स्ट्रेंजर्स कैन बी ट्रस्टेड, और उसके बाद हम लोगों ने लिखने की कोशिश की बाय आरिफ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने आता है देवदासा कुड नॉट मैरी पारो। ठीक है जी, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो इस लिखे हुए सेंटेंस का जब पैसिव बनाया, मैरी वाली बात वहीं पर आ गई। मैरी के एक्टिव में कोई प्रेपोजिशन नहीं, और पैसिव में हम सिर्फ टू का यूज करते हैं, विद का यूज नहीं करते। मूर्खों वाली बात छोड़ दीजिएगा। तो पारो पैसिव बनाने की कोशिश, कुड नॉट बी मैरिड टू देवदास। ठीक है जी, कोई नई बात नहीं। एक अगले सवाल पर काम करते हैं। तो ये लिखा हुआ सवाल अगर आप ध्यान से देखो तो प्यारे साथियों, ये लिखा हुआ सेंटेंस तो अपने आप में पैसिव है। ये लिखा हुआ सेंटेंस तो अपने आप में पैसिव है। अब अगर ये लिखा हुआ सेंटेंस अपने आप में पैसिव है तो हमें इसे एक्टिव बनाना होगा। अब एक्टिव बनाने के लिए चलो मैं आपको थोड़ा सा मदद करना चाहूंगा। इसी लिखे हुए सेंटेंस का जब आप एक्टिव बनाते हैं, द हाउस वॉज क्लीन्ड, आप सब्जेक्ट के नाम पर कई सारी चॉइस देखते हैं। एक चॉइस मैंने कही समवन, एक चॉइस मैंने कही दे, एक चॉइस मैंने कहा अ लेडी, और एक चॉइस हम लोगों ने कही द क्लीनर। सर आपकी परीक्षा ने दिया ही सवाल है, और इसके बाद आप आगे तो सर एक्टिव बनाएंगे क्लीन्ड द रूम, द हाउस। ठीक है भाई,
अब आपके सामने इस पैसिव को जब एक्टिव बनाया जाता है तो इसके अंदर एजेंट मेंशन नहीं है। इस एजेंट को हमें मानकर चलना होगा। क्यों? क्योंकि पैसिव की डेफिनेशन अभी अभी सर ने बताई है कि पैसिव के अंदर वर्क डन इंपॉर्टेंट होता है, डूअर इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए डूअर को हटा भी दिया जा सकता है। अब उसी अगर तरीके से हम समझें तो बेटा इस लिखे हुए सेंटेंस को देखा, ये पैसिव है, एक्टिव बनाने के लिए एजेंट अपनी तरफ से एज्यूम करना होगा। सबसे पहली बात अगर हम देखें ध्यान से तो क्या यहां समवन का यूज हो सकता है? मैं इस बात को आप लोगों से पूछूंगा, क्या आप लोगों के घर की सफाई करने वाला समवन हो सकता है? आप मुझसे पढ़ रहे हो, आपका ध्यान फोन में है, मेरी हर एक बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो क्या कोई इंसान आपके घर को साफ कर दे? तो सर ये तो नॉनसेंस हुई। समवन का मतलब तो सर कोई भी ऐसे कैसे घर को साफ कर देगा भाई? तो ये कहना बिल्कुल गलत हुआ। दे से आप कहना क्या चाहते हो? समझ नहीं आया। और लेडी, क्या सिर्फ घर को साफ करने के लिए लेडी की जिम्मेदारी है? नहीं। तो बेटा जो यहां पर आपके सामने वर्ब है, आप इस वर्ब के आधार पर ही डूअर को एज्यूम करते हो। सर क्लीनर का काम है क्लीन करना, ठीक है बेटा। अब इस लिखे हुए सेंटेंस की मैं बात करता हूं। सवाल लिखा है हमारे सामने, द थीफ वॉज कॉट। क्या लिखा बच्चों? द थीफ वॉज कॉट। तो इस लिखे हुए सेंटेंस के अगर हम एक्टिव वॉइस बनाने की कोशिश करें तो दो चॉइसेस हो सकती हैं। मेरे सामने एक चॉइस मैंने लिखी द पब्लिक और एक चॉइस मैंने लिखी पुलिस। आप लोगों के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कॉट द थीफ। तो बेटा आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में से कौन सी चॉइस आपके हिसाब से मार्क होनी चाहिए? तो आप अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पर इस वर्ब के हिसाब से हमें डूअर को एज्यूम करना है। कॉट सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हो सकती है कैच की, और कैच का मतलब होता है पकड़ना। अब एक बात समझने की कोशिश करो भैया, आप मार्केट में घूमने गए हो, तभी अचानक से एक चोर ने किसी लेडी का पर्स छीना और वो रोड पे भाग रहा है, तो उसे पकड़ने का काम कौन कर सकता है? पुलिस। अगर वहां पुलिस नहीं हो तो क्या आप लोग वहां सिर्फ खड़े होकर पुलिस का इंतजार करोगे? बिल्कुल भी नहीं यार। उसे पकड़ने का काम तो कोई भी कर सकता है, इसीलिए ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन सा हमारे पास डूअर हुआ। लेकिन अगर इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर यहां पर कॉट ना होकर और अगर यहां पर लिखा हुआ होता अरेस्टेड, तो बच्चों फिर इस अरेस्टेड के मुताबिक हम लोगों को लिखना होता पुलिस, और पुलिस के बाद आगे हम लोग लिखते अरेस्टेड द थीफ। बात समझ में आई? तो वर्ब के अकॉर्डिंग हम लोगों को, फिर से सुन लीजिएगा, वर्ब के अकॉर्डिंग हम लोगों को लिखे हुए सेंटेंस के डूअर को एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है बच्चों? तो मैं एक बार ध्यान से इस चीज को नजरें निकालो, फिर मैं उलझाता हूं आपको कुछ नए सवालों पर। प्लीज टेक योर टाइम। आई होप आप लोगों ने इन चीजों को देख लिया होगा। आगे चलने की कोशिश करते हैं।
6 सेंटेंसेस आपके सामने, जरा पैसे बनाने पर काम करें। It's really important to me to make sure that families are reunited. आई होप आप लोगों ने इन चीजों को देख लिया होगा। चलिए जनाब जरा पैसे पर काम करना शुरू करते हैं। लिखे हुए इस पहले सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं तो बड़े ध्यान से देखकर ये समझ आता है ये लिखा हुआ सेंटेंस अपने आप में पैसिव वॉइस है। अब अगर ये अपने आप में लिखा हुआ सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो इस लिखे हुए सेंटेंस को जब हम एक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे तो यहां पर हम लोगों को डूअर को एज्यूम करना पड़ेगा। अब एग्जामिनेशन कंडक्ट कौन करे? एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा आपका बोर्ड, हाँ या ना? तो इस लिखे हुए सेंटेंस को एक्टिव बनाने की कोशिश अगर हम करें द बोर्ड, और ये लिखी हुई बातचीत हमारे पास नॉट फिक्स्ड है तो यहां पर भी नॉट फिक्स्ड विल कंडक्ट द एग्जाम। ठीक है, एग्जामिनेशन तो अंडरस्टूड हुआ। दे शुड कैरी देयर बास्केट्स, आई मीन देयर बुक्स। अब पैसे बनाने के लिए इसी का आप जिक्र करना शुरू करोगे। देयर बुक्स, आप लोगों ने इसी का पैसे बनाया, शुड बी, और कैरी की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लिखी कैरिड बाय देम। ठीक है भाई, तो इस सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमारे सामने लिखी हुई छोटी सी बात है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा और ये सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन और दे को हमने चेंज किया देम। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई नई बात ही नहीं है। अब अगर मान लो मैं इसी सेंटेंस के अंदर यहां पर दे की जगह लिख देता हूं शी, तो यहां पर मैंने लिखा हर, तो आप इसका पैसे बनाने की कोशिश जब करोगे तो भाई हर बुक्स तो एज इट इज ही रहेगा सब्जेक्ट के नाम पर, और इस शी को जब इस एजेंट के नाम पर आप रखोगे हर, इस चीज को लेकर कितने ही मूर्ख इंसान यहाँ पैदा होते जा रहे हैं और कहते हैं सर प्लीज पोजेशन का ऑब्जेक्ट का पैसिव को प्लीज थोड़ा समझाना। अरे तुम्हारा दिमाग कहीं और होगा तो मैं थोड़ी उसका इलाज कर सकता हूं। मैंने पैसे बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा, इसको उठाकर मैंने एजेंट बनाया। अब कई लोगों के पेट में दर्द हुआ इस चीज को लेकर और कहता सर यहाँ पर भी हर और वहां पर भी हर, कहीं हर हर महादेव तो नहीं हो गया? अरे यार तुम कौन सी दुनिया में हो भाई, तुम कौन सी दुनिया में हो मेरे भाई? आपका पेपर बिल्कुल सिर पे खड़ा है, आपका पेपर बिल्कुल सिर पे खड़ा है। वोकैबुलरी को इसीलिए सबसाइड किया हुआ मैंने कि एटलीस्ट एक बार नरेशन तक की कहानी हमारी क्लियर हो जाए, किसी तरीके से हम इस लेवल पर पहुंच जाएं कि हमारे पास सॉलिड मार्क्स तैयार हो जाएं। ठीक है ना? और जितनी ध्यान से हम सॉलिड मार्क्स तैयार कर लेंगे ना उतना बढ़िया परफॉर्म करके आओगे पेपर में। ठीक है, मेरी बनाई हुई स्ट्रेटेजी को मैं बहुत खूबसूरती से जानता हूं कि रिजल्ट कैसे निकालना है, लेकिन आप नहीं मानते हैं, आपको ध्यान से सुनना नहीं होता, दाएं बाएं आपका ध्यान होता है। आपकी मर्जी है मेरे भाई। 22 नंबर दाव पर हैं या तो 22 के 22 नंबर आपके तैयार हैं, नहीं तो 22 में से सारे खेल तुक्के में बदल जाएंगे। और इस टॉपिक को पढ़ाने वाला टीचर सिर्फ 20 मिनट में पढ़ाता है और या मैं गला फाड़ रहा हूं, इसको कितने समय में दिखाऊंगा आप लोग देखिएगा। ठीक है, अमन साहब आपकी वोकैबुलरी के लिए कराऊंगा मैं कुछ ना कुछ प्रोग्राम, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान नहीं है आपका। क्वेश्चन 3 पर आते हैं, लिखा है हमारे सामने। बच्चों ये चीज अब क्लियर हो गई, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सब्जेक्ट की जगह पर रखा, जो हमारा सब्जेक्ट है उसका हमने एजेंट बनाया। तो यहां ये हर पॉजेसिव केस है और ये हर हमारा एक ऑब्जेक्टिव केस है, दोनों अलग अलग हैं। क्यों दिमाग खराब करने की जरूरत हुई? नरेंद्र दिमाग चला रहा है अपना। इशिका है टेकन द टेस्ट। अब बेटा इस लिखे हुए सेंटेंस का अगर हम पैसे बनाना शुरू करें
द टेस्ट कोई नई बात नहीं। पैसिव बनाने के लिए हैड टेकन को हम लोगों ने लिखा हैड बीन टेकन, और जो भी हमारे पास डूअर है उसी इशिका का जिक्र हम लोगों ने सेंटेंस के आखिर में रखा। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 पर दिमाग लगाना शुरू करते हैं। द स्टूडेंट्स विल बी टॉट। बड़े ध्यान से देखो, लिखा हुआ सेंटेंस पैसिव है, लिखा हुआ ये सेंटेंस पैसिव है, तो पैसिव को एक्टिव बनाने के लिए डूअर की हमें जरूरत है, लेकिन इस लिखे सेंटेंस में डूअर नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, तो डूअर को एज्यूम करना होगा। सोचना है ये चीज, भैया इस टॉट पढ़ाने का काम कौन कर सकता है? मुझे लगता है डॉक्टर करेगा, है ना? तो यार ये तो बात कॉमन सेंस की हो गई। तो जब आप इस लिखे हुए सेंटेंस का एक्टिव बनाने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली आप इसी जैसे शब्द को चुनोगे जो ये काम करता है। द टीचर will teach the students. The teacher will teach the students. क्लियर है भैया? अब थोड़ा सा आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने लिखा है सेंटेंस नंबर 5, द नैनी। नैनी को ही आप बेबी सिटर भी कहते हैं। द नैनी टुक केयर ऑफ द बेबी। पैसिव अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं, यहीं से आपका पैसिव शुरू हुआ, द बेबी। आगे हम लोगों ने इस टुक को पैसिव के नाम पर लिखा was, आगे हम लोगों ने लिखा टेकन, आगे हम लोगों ने लिखा केयर। अब सवाल दिमाग में ये उठता है कि सर इस ऑफ का क्या करें, क्योंकि आगे तो हम लोगों को लिखने की कोशिश करनी है बाय द नैनी। अब बच्चों के दिमाग में सवाल उठता है कि इस ऑफ और बाय का हम क्या करें। तो बच्चों इस लिखी हुई बात को थोड़ा ध्यान से इस तरीके से दिमाग में बैठाकर चलना है। कभी कभी कुछ वर्ब्स के साथ प्रेपोजिशन लिखने की हमें प्रेपोजिशन लिखी हुई नजर आती हैं, और ये बातचीत एक्टिव वॉइस की है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखने की कोशिश करना, जब आप पैसिव लिखने की कोशिश करते हैं तो पैसिव के अंदर नेवर स्प्लिट देम। स्प्लिट का मतलब हमें समझ आता है, कभी इन्हें अलग नहीं करना चाहिए। जब भी आप पैसिव लिखने की कोशिश करते हैं तो मेरे दोस्तों आप कभी भी इन्हें अलग नहीं करते, इनको आप हमेशा पैसिव में एज इट इज लिखते हैं। तो ये टेक केयर ऑफ अपने साथ बिल्कुल एज इट इज, और ये बाई आपके पैसिव का एजेंट बना रहा है। इस लिखे क्वेश्चन को अगर पैसिव में हम बनाने की कोशिश करें तो हमारा पैसिव शुरू हुआ दोस्तों माई बुक्स। यहां से हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए हम लोगों ने यहां पर चुना वर आस्क्ड, और इस आस्क्ड के साथ लिखा हुआ है फॉर। ठीक है बेटा? पैसिव बनाने के लिए हम लोगों ने एजेंट को चुना था। ठीक है बेटा? तो यहाँ इस आस्क्ड के बाद फॉर को हमें हटाना नहीं है। अब मैं फिर से मिस्टर नरेंद्र आपकी वही मूर्खता वाला सवाल उठाता हूं। मान ले मेरे बेटा यहां लिखा होता शी आस्क्ड फॉर हर बुक्स, तो पैसिव लिखने के लिए सीधी बात है। एक बार बेटा फटाफट से इसे देखने की कोशिश करें। तो यहां तक की बात मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। इन चीजों को हम चलिए, थैंक यू वेरी मच। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट लेवल ऑफ डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सोमवार के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।